लाकर देता तो रोज उसमें 20 रुपए की फिटकरी भी ले आता। शर्म के मारे मैं उससे इस हरकत की वजह भी न पूछती और फिटकरी लेकर किचन के कैबिन में रख देती। 1 महीने बाद किचन में फिटकरी का ढेर लग गया। आखिर एक दिन उस भांजे को बुलाकर उसकी वजह पूछी तो मेरे होश उड़ गए। उस रात मेरे 14 साल के भांजे ने, दर्द से मेरा बुरा हाल था। मेरी ऐसी हालत थी कि मुझसे घर का कोई काम भी नहीं हो रहा था। सारा घर बिखरा पड़ा था। बर्तनों का ढेर एक तरफ जमा था किचन में, दूसरी तरफ मैले कपड़े धोने को पड़े थे। ये सारे काम अगर मैं थोड़ी सी देरी से कर लूं तो भी मसला नहीं था, लेकिन मसला तो सारे खाने का था। खाना बनाना ऐसा काम था जो मुझे वक्त पर करना होता था, हर हाल में, चाहे कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो। इस घर में अपनी पति के साथ रहती थी। मेरी शादी को काफी समय गुजर चुका था, मगर औलाद को तरस रही थी। मेरे पति की रिपोर्ट सही नहीं थी, जिसकी वजह से वह भी खामोश थे, वरना अब तक तो वह भी मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर चुके होते। मेरी सास तो ये बात मानने को ही तैयार नहीं थी कि दिक्कत मुझ में नहीं उनके बेटे में है। इतनी ज्यादा भी दिक्कत नहीं थी, वह थोड़ी बहुत दवा से ठीक हो सकते थे, लेकिन मेरे पति की एक ही जिद थी कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी चुप हो जाती। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। मेरे पति सुबह काम पर चले जाते और शाम को देर से वापस आते। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती। घर का सामान भी मैं खुद ही लेकर आती। मेरे पति इस तरह का कोई काम नहीं करते थे, बल्कि वह तो मुझसे बात ही नहीं करते थे। न जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वे क्या चाहते थे, मुझे आज तक समझ नहीं आया था। वह बिल्कुल खामोश रहते थे, अपने अंदर के राज किसी को बताना नहीं चाहते थे, शायद अपनी पत्नी को भी नहीं। लेकिन इतना तो मैं समझ गई थी कि वह औलाद की वजह से परेशान है, मगर कभी जाहिर नहीं किया। शायद अंदर ही अंदर वह खुद को कसूरवार समझते थे। लेकिन कुछ समय से मेरी तबीयत खराब रहने लगी। नाभि के नीचे अजीब सा दर्द उठता था। 2-3 महीने तक तो ये दर्द हल्का था, लेकिन अब बढ़ता जा रहा था। सुबह को मुझे इतना दर्द नहीं होता था, लेकिन जैसे ही शाम होती थी दर्द बढ़ता जाता और फिर मेरे लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता। मैंने 2-3 दफा अपने पति से अपनी तबीयत का जिक्र भी किया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं भी खामोशी से दर्द बर्दाश्त करती रही। दर्द की गोली खा लेती तो थोड़ा सा आराम मिल जाता था, लेकिन फिर वही दर्द शुरू हो जाता था। मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मुझे औलाद नहीं थी। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। मेरे पति बीमार होते थे तो मैं उनका ख्याल रखती थी, लेकिन अगर मुझे सर दर्द भी हो जाए तो कोई पानी देने वाला भी नहीं होता था। एक दिन अचानक दूसरे शहर से मेरी बड़ी बहन आ गई। वह किसी रिश्तेदार की शादी में आई थी और वापसी पर मेरे घर भी आ गई, तो वह मुझे देखकर परेशान हो गई। शाम का समय था और मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। जब दरवाजे पर बेल बजी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर दरवाजा ही खोल लेती, लेकिन शाम के वक्त मेरे पति आते थे, इसलिए मुझे उठना ही पड़ा। मगर सामने अपनी दीदी को देखकर तो मैं खुश होके साथ साथ हैरान भी थी। दीदी न जाने कब से बेल बजा रही थी। आते ही कहने लगी, तुमने दरवाजा इतनी देर से क्यों खोला? मैंने उन्हें ठंडा शरबत पिलाया और अपनी सारी राम कहानी सुनाई। उन्होंने देखा कि दर्द से मेरा रंग पीला पड़ गया है। दीदी ने जब मेरी सारी कहानी सुनी तो सोच में पड़ गई। फिर मुझसे कहा कि मैं जल्दी में हूँ, मेरी ट्रेन की टिकट्स है और मुझे हर हाल में अभी निकलना है। पीछे मेरा घर, मेरा पति और मेरे बच्चे ना होते तो मैं जरूर तुम्हारे पास रुक जाती और तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, नहीं रुक सकती। दीदी ने ऐसा कहा और फिर उन्हें एक ख्याल आया। उनके साथ उनका 14 साल का बेटा दीप भी था। दीदी ने मुझसे कहा कि मैं दीप को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ, तुम इसके साथ डॉक्टर के पास चली जाना रिक्शे से। ये तुम्हारा ख्याल भी रखेगा और तुम्हारे काम भी करेगा। अभी इसकी जून जुलाई की छुट्टियां है, तो इसका स्कूल का भी मसला नहीं है। मैं इसके कपड़े बाद में भेज दूंगी।
अभी तो ये दो जोड़े ही साथ लाया है। मेरी बहन मेरे लिए फिक्रमंद थी, इसलिए अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर चली गई। पिछली बार जब मैंने अपने भांजे को देखा था तो वह 10 साल का था और आज वह अच्छा खासा बड़ा हो चुका था। वह लंबाई में अपनी उम्र से बड़ा लगता था। यही नहीं बल्कि वह बहुत समझदार भी हो चुका था, लेकिन वह हमसे ज्यादा घुला मिला हुआ नहीं था, क्योंकि दीदी दूसरे शहर से थी और मैं दूर। यहाँ हम सब अपने मसलों में उलझे रहते थे, आने जाने का वक्त ही नहीं मिल पाता था। खैर, दीप ने मेरे घर रहना शुरू कर दिया और दीदी के कहने पर वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। जाने को तो मैं खुद भी जा सकती थी, लेकिन अकेले जाने से मुझे डर लगता था। मेरा घर बस्ती से थोड़ा सा दूर था, इसलिए आने जाने में काफी वक्त लगता था। मैं दोपहर में दीप के साथ रिक्शे में बैठकर चली गई। कोई 35 मिनट का सफर तय करने के बाद अस्पताल आ गया। काफी देर बाद मेरा नंबर आया तो मैं दीप के साथ ही डॉक्टर के पास अंदर चली गई। डॉक्टर साहिबा ने दीप को एक तरफ बैठने को कहा। वह चुपचाप दूर बैठ गया। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और एक अजीब सी बीमारी बताई। डॉक्टर ने कहा कि ऐसी बीमारी है जो बढ़ती उम्र के साथ औरत को लग जाती है। 100 में से 10 औरतों को ये बीमारी होती है। इस बीमारी में 2 तरह की तकलीफ होती है। एक तो इसमें औलाद का होना बहुत मुश्किल है, दूसरा दर्द बहुत होता है। इस बीमारी को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अगर औरत के पहले से औलाद होती है तो फिर वह अपनी बच्चेदानी निकलवा कर इस तकलीफ से जान छुड़वा लेती है, लेकिन अगर औलाद नहीं है तो फिर औरत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। या तो औरत गोलियां इस्तेमाल करे, लेकिन इन गोलियों से औलाद होने के चांस दिन ब दिन कम होते चले जाते हैं और औरत पूरी तरह से बांझ हो जाती है। ऐसी औरत के लिए ऑपरेशन आखिरी हल होता है, लेकिन इसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। ऑपरेशन के जरिए हम सफाई करते हैं और औरत इस तकलीफ से आजाद हो जाती है। क्योंकि आपको औलाद नहीं है, इसलिए मैं आपको गोलियों का मशवरा नहीं दूंगी, ऑपरेशन कर दूंगी, जिसके लिए आप 1 लाख रुपए जमा करवा दे। ऑपरेशन के बाद आपके इस दर्द से जान छूट जाएगी और भगवान ने चाहा तो औलाद भी हो जाएगी। 1 लाख रुपए का सुनकर मुझे तो सांप ही सूंघ गया। इस महंगाई के दौर में अपना पेट भरना ही मुश्किल हो रहा था, तो मैं 1 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करती। मैं बिना कुछ कहे खामोशी